एवरीवन, वेलकम टू अभी क्लासेस। आज आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को लेकर आई हूँ, जो कि असम टेट, सी टेट, एसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, उसके लिए यहाँ से आपका 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन एराइज होता ही होता है। साथ ही आप लोग को मैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताऊंगी और उससे रिलेटेड सभी आर्टिकल्स को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है, यानी कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या है कि यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार जो कि उनके हितों का संरक्षण करते हैं। सिंपल वर्ड में जानेंगे कि जनता को प्रदत्त अधिकार जो कि उनको दिया गया अधिकार है, उन्हीं को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाग में? तो भाग 3 में। और कौन से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में? तो 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में इन अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये जो हमारा संविधान है, संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है और क्या है मैग्ना कार्टा, ये जान लीजिए। मैग्ना कार्टा एक्चुअली वास्तव में ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के जो राजशाहियों द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे और उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों को बहुत जगह मिलेगा कि मैग्ना कार्टा यूएसए अमेरिका से मिला गया है, लेकिन एक बात याद कर लीजिए, ये हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है, ये ट्रू है। लेकिन जो मैग्ना कार्टा भाग 3 है, ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यूएसए या ब्रिटेन। तो बस इतना जानना है कि टोटली जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा अमेरिका, एंड जो भाग 3 का जो संविधान है कि वो मैग्ना कार्टा, जो कि मैग्ना कार्टा सिंपली हम जानते हैं मैग्ना कार्टा, वो लिया गया इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से। और किस कॉन्सेप्ट, तो आपको मैं थोड़ा देर पहले बताई क्या चीज़, वहाँ के राजाशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को कुछ अधिकार, स्पेशल अधिकार दिया गया था और उसी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। कुल 7 मौलिक अधिकार, 7 फंडामेंटल राइट्स। किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार, पहले तो 7 मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार में एक संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद नंबर 31 आर्टिकल 31 के तहत इसको हटाकर आर्टिकल 300A, अनुच्छेद नंबर 300A के तहत उसको कानूनी अधिकार रूप से लीगल राइट्स बना दिया गया है। पहले ये हमारा मौलिक अधिकार था, किंतु मौलिक अधिकार से हटाकर इसको लीगल राइट्स बना दिया गया है। कौन से अधिकार को? तो संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन एराइज होता है कि कौन से अधिकार को हटाया गया था और कौन से आर्टिकल में हटाया गया था और कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, इतना याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जानने की जरूरत है कि 44वें संविधान संशोधन में और कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 31। और हटा के किस में डाला गया, कौन से आर्टिकल में? तो 300A। और हटाने के बाद उसको क्या, कौन सा राइट बनाया गया? तो फंडामेंटल राइट से कन्वर्ट करके इसको किया गया लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार में इसको बदल दिया गया। कौन से अधिकार को? तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि जो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन होता है वो कौन करता है। इतना याद रखिएगा कि जितने भी हमारा कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों में कुछ भी संशोधन करना होगा, कुछ भी बदलाव करना होगा, तो वो बस एक ही कर सकता है, कौन? हमारा संसद। संसद के द्वारा ही बस ये मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। ये सब जो आप लोगों को मैं पॉइंट बता रही हूँ, ये आप लोगों का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो असम टेट हुआ था या फिर कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को ये पढ़ने से नहीं होगा कि 6 मौलिक अधिकार को पढ़ लिया और उसके कौन कौन से आर्टिकल्स है, बस इतना पढ़ने से नहीं होगा। लेकिन आप लोग को इतना जानना होगा कि ये जो अधिकार है वो कहाँ से आया, कौन बदल सकता है, कौन हटा सकता है, या फिर ये सब चीज़। इसलिए आप लोग छोटे छोटे पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा नोट डाउन करने की जरूरत होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए कि जो मौलिक अधिकार में जो संशोधन होता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? ओनली संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के थ्रू ही इसमें संशोधित किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि जो हमारा मूल अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार को कौन हटा सकता है, कौन इसको निलंबन कर सकता है? तो बस एक ही होगा, क्या? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों को निलंबन मतलब कि हटाया जा सकता है, इतना याद कीजिएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे मूल अधिकारों का संरक्षण। एक तो देखिए कि मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? संसद। एक देखिए कि मूल अधिकारों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार को संरक्षक कौन करता है? कौन संरक्षक है? तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन है? हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वन बाय वन करके हमारा कुल 6 मौलिक अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल में ये आता है और उसके अंदर क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक वॉच करिएगा, नहीं तो एक भी आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को खो बैठेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसमें आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू इक्वलिटी। और कौन से आर्टिकल से आता है? 14 टू 18। मैं इसका याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगी, पहले आप लोग इसका नाम जान लीजिए, उसके बाद याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है 2 नंबर की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका आता है आर्टिकल 19 टू 20 तक, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 टू 20 तक। अब नेक्स्ट देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरोध अधिकार। ये आपका कौन से आर्टिकल से आता है? आर्टिकल 23 से 24 के विदिन में, मतलब कि अनुच्छेद 23 और 24 के। अब आता है 4th नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखिए 23 से 24 के बाद आता है 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर 28 के दिन में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है 5th नंबर की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह आता है आर्टिकल 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30, जिसे कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आता है आर्टिकल 32। ये सिंगल बस जो हमारा आर्टिकल 32 है इसके तहत ही आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अब इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं कि ये ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ट्रिक को देखने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा दिमाग को। तो ये ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध मतलब शोध जो होता है ना, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। अब देखिए कैसे, समस्त, सम जो होता है, सम से हो गया समानता का अधिकार, याद रखिए सम से हो गया समानता का अधिकार। सस्त, सस्त से हो गया स्वतंत्रता। देखिए आधा स है ना, इससे ही आप लोग टिक लगाइएगा कि आधा स है तो स्वतंत्रता का अधिकार। सम से समानता का अधिकार, सस्त स्वतंत्रता का अधिकार। शोध, शोध सो आता है सबसे वर्ड, तो शोध से होता है शोषण का विरुद्ध अधिकार। ध से आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट आता है संस्कृति, तो संस्कृति से हो जाता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। आपका संस्कृति से डायरेक्ट आपको याद करने की जरूरत हो जाएगी कि संस्कृति से संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अब आता है कि उपचार, उपचार से हो जाए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उपचार से ही हो जाता है कि संवैधानिक उपचार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज होता है संवैधानिक उपचार। तो ये रहा आपका ट्रिक, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो सम से हो गया समानता, सस्त से हो गया स्वतंत्रता, शोध से हो गया, शोध से होता है शोषण, ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से हो गया संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और उपचार, तो उपचार मतलब कि डायरेक्ट संवैधानिक जो उपचार होता है उनका अधिकार। ये रहा आपका ट्रिक। आपको इसको 2 या 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 1 बाय 1 करके सभी मौलिक अधिकारों को। तो सबसे पहले देखेंगे समानता का अधिकार। तो इन समानता का अधिकार के तहत हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से अधिकार मिला हुआ है और कौन कौन से वो आर्टिकल के विदिन में आता है, ये देखेंगे। तो आता है पहला समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो कि कौन कौन सा आर्टिकल के विदिन आता है? आर्टिकल 14 से 18 तक। अब यहाँ पे आपका आता है आर्टिकल 14 में कि कौन से हम लोग को अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आपका है कि विधि के समक्ष समता, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। मतलब कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा जैसे कि किसी के ऊपर सबका हो, कोई निम्न, कोई ऊंच, कोई गरीब, कोई धनिक, कोई जैसा भी क्यों ना हो, सब पे एक समान कानून बनाया जाएगा और सबके लिए एक समान कानून भी उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब ये रहा आपका आर्टिकल 14। अब नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने की राज्य को रोकता है। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच जो धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या फिर निवास या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर विभेद नहीं करेगा। उसमें कोई विभेद नहीं होगा, सबको इक्वली रूप से बर्ताव किया जाएगा और इक्वली अधिकार दिया जाएगा।
ना कि उसमें अब ये नहीं देखा जाएगा धर्म को लेकर उसको ये धर्म है तो उसको ये नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका मूल वंश को भी नहीं देखा जाएगा, उसका जाति को भी नहीं देखा जाएगा, उसका लिंग को भी नहीं देखा जाएगा, उसका जन्म स्थान को भी नहीं देखा जाएगा। अब ये नहीं कि वो यहाँ पे आया तो वो इस देश का नहीं है, इस राज्य का नहीं है, तो ये यहाँ से आया। यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर देखेंगे ना, उसको हम धर्म देखेंगे, ना मूल वंश देखेंगे, ना जाति देखेंगे, ना उसका जन्म स्थान देखेंगे, कुछ नहीं। और हम सबको अपने अधिकार के जो राज्य है उन राज्य के सभी नागरिकों को इक्वली देखना है और इक्वली अधिकार देना है। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि राज्य के अधीन नियोजन में रोजगार अवसर की समानता होगी और धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, निवास या फिर जन्म स्थान के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो होता है ओनली एम्प्लॉयमेंट में, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 16। इतना माइंड रखिएगा, आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। जो छुआछूत होता है, जो अस्पृश्यता है, उसको अंत करना है। मतलब आप लोग सिंपल जान लीजिए, जो अस्पृश्यता होता है इसका अर्थ ही होता है कि अनुसूचित जाति के किसी सदस्य जाति के आधार पर अपमान करना या फिर संपर्क रखने से मना करना, जैसे कि जाति के आधार पर अपमान सूचक शब्द कहना, या फिर सार्वजनिक वाहन में उसके साथ बैठने से इनकार कर देना, या फिर ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो सार्वजनिक जो स्थल होता है उस पर प्रवेश करने से उनको रोका जाता है। कोई जैसे कि मंदिर हो गया, मंदिर में बोलेंगे ये निम्न जाति का है तो वो नहीं आ सकता। कुल मिलाकर देखेंगे कि इतिहास, दर्शन, साहित्य, धर्म आदि के आधार पर जो छुआछूत, जो अस्पृश्यता है उनको अंत करना। तो ये रहा आर्टिकल 17। ये आर्टिकल 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 17 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी से। तो क्या चीज़, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करना। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत। इसमें है कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक उपाधि है, उपाधि एक ऐसी शक्ति है जिसे व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे लगाकर समाज में विशेष रूप से अधिकार प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे कि राय बहादुर, सरकार, राजा, राय वगैरह वगैरह कुछ कुछ लगा के वो सोचते हैं कि हम अपना कुछ भी उपाधि लगाएंगे तो हमारा क्या होगा कि ज़्यादा ही स्टेटस का सवाल होता है ना। लेकिन आर्टिकल 18 के तहत राज्य उपाधि नहीं देगा। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट मेंशन है कि आर्टिकल 18 के तहत राज्य आपको कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन राज्य सैनिक और शैक्षिक दोनों को उपाधि दे सकता है। जैसे कि सैनिक में किसी का पद्मवीर किसी को उपाधि दे दिया, या फिर शैक्षिक में किसी का डॉक्टर आगे लिख सकता है कोई। इन सारी चीज़ों को कुछ कुछ चीज़ों में आपको उपाधि दिया जा सकता है, लेकिन हर एक चीज़ उपाधि अपने मन से अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, क्योंकि भारत में लाभ का जो पद धारण करने वाले विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, परंतु भारत से राष्ट्रपति की अनुमति से ही ले सकता है। ये भी याद रखिए कि भारत के जो हमारा राष्ट्रपति उनसे अनुमति लेके ही कोई अपना उपाधि ले सकता है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में जिसका आर्टिकल 19 से 22 के विधि में आता है कि राइट टू फ्रीडम। तो इसमें जो हमारा 19 to 20 तो इसको 1 by 1 करके देखेंगे। तो 19 में जो है कि कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। 1 नंबर में आर्टिकल 19(1) में क्या आता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता, सबको बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम है, 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट आता है 19(2) का। 19(2) में है कि शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। इतने नागरिकों को अधिकार दिया है कि वो कोई भी चीज़, कहीं भी कुछ भी सम्मेलन करना होगा तो वो शांति रूप से एक जगह एकत्रित होकर कर सकते हैं। इतना अधिकार आर्टिकल 19(2) के तहत दिया गया है। अब आर्टिकल 19(3) में क्या दिया कि एसोसिएशन, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी दिया गया है कि कोई भी अपना एक समूह बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, कोई सभा बना सकता है। एंड आर्टिकल 19(4) में क्या दिया गया है कि भारत की राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण की स्वतंत्रता, मूवमेंट, मतलब कि भारत में कोई भी आवागमन स्वतंत्रता रूप से कर सकते हैं, कहीं भी जा सकता है, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 19(5) में क्या है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वो राज्य में जाकर फ्रीडमली, मतलब स्वतंत्रता रूप से वो जाके रह सकता है और निवास कर सकता है और बस भी सकता है वहाँ पे। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए वो इस राज्य से दूसरे राज्य में क्यों जाके निवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। एंड नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 19(6) में क्या है,
कोई भी भारत के नागरिक अपना जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार, कोई प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और कहीं भी जाकर अपना रोजगार कर सकता है, इतना उसको अधिकार दिया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19(6). ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण करना। मतलब कि यहाँ पे होगा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के लिए अपने समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो और उस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है ना। इसमें है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 से अधिक बार दंड नहीं किया जा सकता, ये सब आता है। नेक्स्ट जैसे कि ये भी आता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये सब आता है। उसको बचने के लिए भी उसको फ्रीडम देना चाहिए। एंड नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में डायरेक्ट बता देती हूँ, इसमें है राइट टू लाइफ। यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं संरक्षित करना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। बस आप लोग इतना याद कर लीजिए कि जो आर्टिकल 21 है ये बस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ये रिलेटेड है। राइट टू लाइफ हमारा जीवन से रिलेटेड है, अपने जीवन के संरक्षण के लिए ये हमारा अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ। एंड नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 21 का। यहाँ पर भी आपका इसमें भी डिवाइड है कि आर्टिकल 21 एक ए है, क है, जिसको हिंदी में क बोलते हैं और इंग्लिश में 21 ए बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये आसाम टेट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट मेंशन किया था आर्टिकल 21 में क्या आता है, कौन सा राइट आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे थे राइट टू एजुकेशन, है ना। जो राइट टू एजुकेशन है यहाँ पे ऐसा है कि आर्टिकल 21 जो कि 86 अमेंडमेंट हुआ था, वो भी कब 2002 में, इसके तहत यह डिसीजन लिया गया था कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ चाइल्ड, 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी, वो लोगों को किसी रूप से उन लोगों को फी नहीं लिया जाएगा और उन लोगों को कंपल्सरी है शिक्षा लेना। कितने साल के बच्चों को? 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 21 ए क्या है? राइट टू एजुकेशन, वो भी 6 to 14 ईयर्स, 86 अमेंडमेंट। और कब हुआ था? 86 अमेंडमेंट 2002 में। इतना ही याद करने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 22 में क्या है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मनमानी गिरफ्तारी और निवारण नजरबंदी को संरक्षण। कोई भी जाके ऐसा नहीं हो किसी को जाकर गिरफ्तार कर ले जब भी चाहे जब भी, ऐसा नहीं। उसमें भी बहुत सारा रूल और नियम बनाया गया है। और ये है कि जैसे कि गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे उसको पहले, और उसको मनपसंद वकील को परामर्श करने का अधिकार होगा, इतना उसको अधिकार दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर हमारा राइट्स, जो कि है कि शोषण एवं विरोध का अधिकार। ये हमारा कौन से आर्टिकल का तहत आता है? आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 में है कि मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध करना है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। किसी भी व्यक्ति को हम उससे मजदूरी काम करवा नहीं सकते फोर्सफुली उसके काम करवा को उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। उसके जितने करने की क्षमता होगी उसके मुताबिक हम उससे काम करवाएंगे। अब ये नहीं कि किसी को भी बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करके उसको काम करवाएंगे या फिर उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, ऐसा नहीं। इसके तहत हमारा आर्टिकल 23 के तहत किसी को हम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है 24 में कि कारखानों आदि जोखिमपूर्ण कार्यों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध करता है कि चाइल्ड लेबर एकदम मना है। क्योंकि अभी हम जो चाइल्ड लेबर डे मनाते हैं इसमें इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है कि आर्टिकल 24 में 23 याद कीजिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। 24 में हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते। कोई भी कैसा भी कारखाना, कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री क्यों ना हो, वहाँ पे बच्चों का काम नहीं करवा सकते। न कि चाइल्ड लेबर, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री में, कहीं भी हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 24। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा 4 नंबर राइट्स। तो 4 नंबर राइट्स में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें हम आर्टिकल 25 को देखेंगे। तो आर्टिकल 25 में है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। मतलब कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी धर्म अपने चाहेगा कि हम अपने धर्म को प्रचार करें या फिर उससे रिलेटेड कुछ काम करना, वो कर सकता है अपने धर्म को लेकर। तो यहाँ पे उसको अधिकार दिया गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल 26 देखेंगे। तो आर्टिकल 26 में है कि धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करना, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। मतलब कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों में प्रबंध का अधिकार होता है, जैसे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना या फिर कुछ भी, वो लोग का पूर्ण अधिकार, वो कुछ भी अपना काम प्रबंध के लिए धार्मिक क्षेत्र में कर सकता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे
27 में है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों की छूट की स्वतंत्रता के बारे में। यहाँ पे इसका हो जाएगा कि जैसे कोई भी ऐसा कर टैक्स नहीं लगाया जा सकता जिससे कि प्राप्त आय किसी धर्म विशेष उन्नति के लिए व्यय की जाती हो। ठीक है ना, ये आर्टिकल 27 के तहत आता है। एंड नेक्स्ट 28 में है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। मतलब कि जो राज्य की जो शिक्षण संस्था है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है, किंतु बाध्य नहीं, किंतु राज्य से परमिशन लेकर ही किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे परमिशन लेकर उसका पूर्ण अधिकार है, किंतु ऐसा नहीं कि पूरा वहाँ पे उस राज्य का जो धार्मिक है वहाँ पे वो शिक्षा देनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वो उसको स्वतंत्र रूप से अधिकार है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब नेक्स्ट 5th में हमारा आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो ये जो अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 के तहत आता है। तो इन 29 और 30 में क्या क्या है वो देख लीजिए कि 29 है कि अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे दिया गया कि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति हो। भाषा मतलब हो जाएगा उसका जो अभिव्यक्ति, एक माध्यम जैसे कि हिंदी या फिर और कोई भी भाषा है। लिपि, लिपि जैसे कि भाषा को लिखित स्वरूप देती है, लिपि उसे कहते हैं, स्क्रिप्ट उसे कहते हैं जो किसी भाषा का एक स्वरूप देती है लिखित रूप से, जैसे कि हिंदी का हो जाता है देवनागरी लिपि, है ना। इस तरह से हो गया भाषा और लिपि। और संस्कृति जैसे कि कल्चर, तो कल्चरल जो होता है वो होता है एक समूह विशेष जीवन जीने का एक तरीका होता है, जैसे कि लोक जीवन में हमारा आता है वो, उसको बोलते हैं कल्चरल। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, इन तीनों चीज़ों को क्या किया जाता है, इसमें कोई भी व्यक्तियों साथ शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली राइट्स दिया जाएगा कि वो लोग अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को सेव कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट 30 नंबर है कि अल्पसंख्यक वर्गों शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करना। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 के तहत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी जो अल्पसंख्यक होते हैं, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या फिर भाषा के रूप में अल्पसंख्यक हो, उन्हें इच्छा के अनुसार शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा, कोई भी क्यों ना हो। अब ऐसा नहीं होगा कि ना उसको कोई सोचेगा कि हम धार्मिक क्षेत्र में है तो अपना एक संस्था खोल दे एजुकेशनली, तो वो खोल सकता है, उस पर कोई उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, कोई नहीं खोल सकता। या फिर कोई भाषाई जो अल्पसंख्यक होते हैं सोचेंगे हम अपने भाषा के आधार पर कोई मीडियम के स्कूल खोल दे, हाँ वो खोल सकते हैं, उसमें कोई भी उसका बाध्यता नहीं होगी। इस तरह से क्या होता है कि आर्टिकल 30 के तहत कोई भी शिक्षण संस्थान अपने वो क्या लैंग्वेजेस, अपने वो धार्मिक, अपने कोई भी चीज़ के अनुसार वो उसको इस्टेब्लिश कर सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे आज का हमारा लास्ट अधिकार राइट्स, तो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके बारे में एक पॉइंट बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इससे क्या मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा 6 नंबर जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, उसे संविधान का आत्मा कहा है। ये ही संविधान का हमारा आत्मा है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्यों कहा गया है, इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जो 6 मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अपना रिट जारी कर सकता है। तो ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। और ये याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल में, 32, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। और इसको क्या कहा गया है, संविधान का आत्मा। और कौन कहा है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो ये रहा आपका कुल 6 मौलिक अधिकार। तो इन 6 मौलिक अधिकारों में से आप लोगों को कुल एक ऐसा 4 आर्टिकल बताऊंगी जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। तो वो कौन कौन सा है आप इसको देख लीजिए। अब ऐसा नहीं कि बाकी सब जितना आप लोगों को बताया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग कुल 4 ऐसा आर्टिकल बताऊंगी जो कि एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, सीटेट, असम टेट, SSC या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो कौन कौन सा है देखिए। तो सबसे पहले आता है क्या, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में जो कि अस्पृश्यता का अधिकार जो था ना, अनटचेबिलिटी वाला जो है, तो अस्पृश्यता को गैर कानूनी अधिकार कोशिश किया गया है वो वाला। एंड नेक्स्ट है कि 24 आर्टिकल। आर्टिकल 24 में जो कारखानों में जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कार्य करने का प्रतिबंध करना, जो चाइल्ड लेबर वाला हम लोग पढ़े थे, आर्टिकल 24, जो कि बच्चों को काम नहीं करवाना है, कि कोई भी फैक्ट्री हो, कोई कारखाना भी, कहीं भी, वो भी 14 ईयर्स के कम बच्चों को। अब नेक्स्ट है 25। तो आर्टिकल 25 में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबको धार्मिक रूप से स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट 32 जो कि हमारा लास्ट था, संवैधानिक उपचारों का, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। यहाँ पे आपका कुल 17, 24, 25 और 32, ये जो
4 है आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट है, आप सबको एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोग को वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।